अरे बच्चों, आज हम पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का भाग 2 करेंगे। पिछले भाग में हमने भारतीय सिनेमा में पहली बोलती फिल्म और उसका नाम और उसका सन और उसके जो फिल्मकार है ये बातें जानी थी। अब हम आगे का जो दूसरा भाग है वह पढ़ते हैं। उस दौर में उनका मुकदमा, दौर मतलब जमाना या समय, मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। अब हमने पढ़ा था कि जो विट्ठल नायक चुने गए थे उनको इसलिए फिल्म में चयनित नहीं किया गया कि उन्हें उर्दू बोलनी नहीं आती थी, लेकिन जब उनकी स्थान पर किसी दूसरे को नायक बनाया गया तो उन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया। तो उनके मुकदमे को जो लड़ने वाले थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। कामयाबी मतलब काम में सफलता हासिल होना। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन होता है जो जोखिम भरे दृश्य स्वयं करता है, तो आप अच्छे से समझते हैं। सक्रिय मतलब गतिशील रहे। कौन रहे? नायक जो फिल्मों में थे विट्ठल, उनको इन्होंने कहा है। इसके अलावा आलम आरा में जो पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा, उसमें कौन कौन थे? और सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। स्तंभ वैसे तो खंबा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई फिल्म जगत को आगे लाने के लिए या आगे उसमें विकास करने के लिए, तरह तरह की फिल्में बनाने के लिए फिल्म उद्योग में उनका भरपूर योगदान रहा, इसलिए उन्हें एक तरह से स्तंभकार माना जाता है। वह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई में मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। अब कौन सा सिनेमा हॉल था ये भी हमें पता होना चाहिए। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। हाउसफुल मतलब पूरी की पूरी टिकटें उसकी बिकती रही और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों होता है गलत सही का फैसला करने वाले, भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। फैंटेसी होता है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मौज मस्ती से भरपूर। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। दर्शक यानी कि जो देखने वाले थे उस फिल्म को उन्हें हम दर्शक कहते हैं। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और उसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। स्वाभाविक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं यानी कि पुराणों पर आधारित कहानियां, पारसी रंगमंच के नाटकों, आरपी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। महात्मा गांधी को तो जानते हो, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। इसके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। अब हमें पता है कि 1931 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए उन्होंने तो बुराइयां करनी ही थी कि हिंदुस्तान के लोग आगे ना बढ़े। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक, फिर से नाम आ रहा है, अर्देशीर
इतने विनम्र थे, विनम्र मतलब सरलिया सीधे स्वभाव के, उन्हें किसी तरह का घमंड नहीं था कि मैंने सबसे पहली भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाई। कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सौभाग्य फिल्मों का पिता, अब देखो उन्हें पिता कहा गया, जनक कहा गया, उन्हें भारतीय फिल्मों का कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। खिताब होता है पुरस्कार। तो उन्होंने ये बातें कही थी। देखिए कितने विनम्र स्वभाव के वो रहे होंगे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। अभिनय मतलब नाटक करना, अब तो बोलना भी था। पहले की तरह मूक फिल्में तो नहीं थी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी, क्योंकि अब गाने भी चाहिए थे। अब जिसको इसमें प्रतिभा यानी कि कुशलता हासिल थी उनको भी सम्मान दिया जाने लगा। कदर मतलब सम्मान, आदर होने लगा। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब यानी कि जो परछाई या छाया फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा मतलब सामने आने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर मतलब प्रभाव उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। दर्शक मैंने पहले भी बताया था, देखने वाले। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल मतलब बालों का जो साज सज्जा थी, उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें भी सुलोचना की तरह ही अपनी केश सज्जा करने लगी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो बच्चों ये हमने जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ हम पूरा कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि 1931 से पहले भारत में जो फिल्में बनती थी वो मूक हुआ करती थी। उसमें किसी तरह के संवाद नहीं होते थे, केवल शारीरिक अभिनय हुआ करता था। 14 मार्च 1931 के बाद बोलती हुई फिल्में बनने लगी, जिसे फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने बनाया और सबसे बोलती पहली फिल्म जो है आलम आरा बनी। और फिर कहते उसमें कई दिक्कतें भी आने लगी, क्योंकि जो पहले नायक या नायिका हुआ करती थी उनके लिए केवल जिसको कहते हैं हम शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा होना ही जरूरी था। उसमें शारीरिक अभिनय ही हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब संवाद बोले जाने लगे तो फिर पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता महसूस हुई और साथ में उसमें फिल्मों में गीत भी रखे गए। तो गीत जो गाते थे लोग उनको भी सम्मान मिलने लगा। और कहते किस तरह से फिल्मों को सवाक रूप देने के लिए
जो फिल्मकार अरदेशी एम ईरानी है उनको फिल्मों का जनक माना जाता है, जन्म देने वाला मतलब पिता माना जाता है एक तरह से। तो बच्चों आपको जरूर ये समझ आ गया होगा।